हेलो ट्वेल्थ क्लास। आपका 7th नंबर कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई बादल राग, जिसका हम अभी कवि परिचय करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म सन 1899 में महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में। इनका पारिवारिक गांव घड़ा कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं: अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नए पते, अणिमा, तुलसीदास, कुकरमुत्ता कविता संग्रह, चतुरी चमार, प्रभावती, बिलेसुर, बकरिया, छोटी की पकड़, काले कारनामे, गद्य। 8 खंडों में निराला रचना वाली, प्रकाशित। समन्वय मतवाला पत्रिका का संपादन। और इनका निधन हुआ सन 1961 में इलाहाबाद में, यानी कि इनका जन्म है सन 1899 में और मृत्यु है 1961 में। नवगति नवलय तालचंद नव, नवलकंठ नव जलद मंद रव, नव नभ के नव विहंग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। मतलब सब जगह नई गति हो, नया ताल हो, नए चंद हो, नई आवाज हो, नई जल मंद मंद रचना हो, सारे नभ के अंदर नए नए विहंग मतलब पक्षी हो, और हर जगह उन सबको नया नया स्वर दे। कविता को नया स्वर देने वाला निराला छायावाद के ऐसे कवि है जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी है। उनका ये विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका ये निर्बध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फाक नहीं रखता है। वे आपस में घुले मिले हैं। उल्लास शौक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। जब वे मुक्त चंद की बात करते हैं तो केवल चंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते, बल्कि काव्य विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। विषय और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता के कई रंग हैं। एक तरफ तत्सम सामसिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन चंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी तट के शब्दों का सौदापन लिए कुकरमुत्ता, रानी और कानी, महंगू मंगारे जैसी कविता। रानी और कानी शायद आप लोगों ने 10th में पढ़ी थी, आपको पता हो तो ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, कहने वाले निराला उत्कट आत्मशक्ति और अद्भुत जिजीविषा के कवि है, जो हार नहीं मानते। जिजीविषा का मतलब जिसको जीने की बहुत लालचा हो सा। निराशा के क्षणों में शक्ति की मौलिक कल्पना कर शक्ति का साधन जुटाते हैं। इसीलिए शक्तिशाली कवि निराला को वर्षा ऋतु अधिक आकृष्ट करती, मतलब उनको बहुत पसंद है, क्योंकि बादल के भीतर सृजन और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित होती हैं। बादल उन्हें प्रिय है क्योंकि स्वयं उनका व्यक्तित्व बादल के स्वभाव के करीब है। बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। ये उसका 6ठा खंड लिया गया है। लघु मानव आम आदमी के दुख से त्रस्त कवियाँ बादल का आह्वान क्रांति के रूप में कर रहा है, क्योंकि विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते हैं। किसान मजदूर की आकांक्षाएं बादल को नवनिर्माण के राग के रूप में पुकार रही हैं। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब जिनके भाग में कुछ नहीं होता है वही लोग क्रांति करते हैं। इस अर्थ में भी छोटे को देखा जा सकता है। अटालिका नहीं रे में भी वंचितों की पक्षधरता की अनुगुज स्पष्ट है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई है। वज्रपात से उनके शरीर आहत भी हो तो हिम्मत नहीं हारते, बार बार गिर कर उठते हैं। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर ये बादल दरअसल वीरों का एक प्रमथ दल दिखाई देता है। चूंकि ये विप्लव के बादल है, इसीलिए गर्जन तर्जन अमोघ है। गर्मी से तपी झुलसी धरती पर क्रांति के संदेश की तरह बादल आए हैं। हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा है। अकाल की चिंता से व्याकुल किसान हांड मात्र ही रह गया है।
जीर्ण शरीर, त्रस्त नयन मुख, पूरी धरती का हृदय दग्ध है। ऐसे में बादल का प्रकट होना प्रकृति में और जगत में कैसे परिवर्तन घटित कर रहा है। कविता इन बिंबों के माध्यम से इसका अत्यंत सजल और व्यंजक संकेत करती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नव जीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। क्रांति जो हरियाली लाएगी, उसके सबसे उत्फुल्ल धारक नए पौधे छोटे बच्चे ही होंगे। समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। ये इकलौता बिंब इतना विराट और व्यंजक है कि निराला का पूरा काव्य व्यक्तित्व इसमें उमड़ता घुमड़ता दिखाई देता है। इस तरह ये कविता लघु मानव की खुशहाली का राग बन गई है। इसलिए बादल राग एक और जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, तो दूसरी ओर भैरव संगीत को जो नव निर्माण का कारण बनता है। अब हम कविता पे आते हैं कि बादल राग मतलब कि एक क्रांति की राग, यानी कि बादल में नई चीज को सृजन करने की शक्ति भी होती है और पुराने चीजों को तोड़ने की शक्ति भी होती है। तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। ये तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी की आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे ए विप्लव के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार सुन सुन गौर व्रज हुंकार। असनी पात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। अटालिका नहीं रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा चलकता नीर, रोग शौक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। रुद्र कोश है शुद्ध तोप है आंगन अंग से लपटे भी, आतंक अंक पर काप रहे धनी वज्र गर्जन से बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे विप्लव के वीर चूस लिया है उसका सार, हान मात्र ही आधार ए जीवन के पारावार। अभी इनके देखो शब्दों के अर्थ है। अब हम ये पढ़ते हैं कविता का अनुवाद। तिरती है समीर सागर पर मतलब कि जो समीर यानी कि हवा के सागर पर जो बादल तिरते हैं वो ऐसे लगते हैं कि बहुत जो हमारा अस्थिर यानी कि सुख के दिन कम होते हैं उसके ऊपर दुख की छाया आती है। यानी कि ये पूरी तरीके से मतलब बड़े लोगों पर व्यंग्य करके ये कविता की रचना की गई कि भाई ठीक है तुम्हारे पास सुख है लेकिन इस अस्थिर सुख के बाद दुख आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे क्रांति होगी तो तुम्हें दुख ही मिलने वाला है। जग के दग्ध हृदय पर यानी कि संसार के जलते हुए हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, मतलब इस निर्दय से जो क्रांति हो रही उसके ऊपर ये जो फैल रही है वो माया है। ये तेरी रणतरी मतलब ये तेरी युद्ध भरी नौका है जो अभी चलने वाली है, बहुत सारी आकांक्षाओं से भरी है। घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, जब बादल गर्जना करता है तो छोटे छोटे पौधे भी सोते तो सजग हो जाते हैं। और उसी तरीके से मतलब जब युद्ध रूपी नौका गर्जन करती है तो जिनके दिलों में आकांक्षा है क्रांति करने की, उनको ऊपर उठने की आकांक्षा है, वो भी जग जाते हैं। ऊर्ग में पृथ्वी के आशाओं से और हर किसी के शरीर में आशाओं से नवजीवन की ऊंचा का सिर ताक रहे विप्लव के बादल। और ऐसा फिर सबके अंदर नया जीवन पाने के लिए मतलब अंदर से वो अपना सिर ऊंचा करेंगे, भाई ठीक है अब हमें नया जीवन मिलेगा। क्योंकि जब बादल गरजते हैं तो जो छोटे छोटे पौधे पृथ्वी के अंदर छुपे हुए होते हैं ना, वो भी बाहर निकल आते कि ठीक है भाई अब हमारा नया जीवन होने वाला है, इसीलिए वो बादल को ताक रहे। तो अपने भी ऐसा ही हुआ है कि जो मतलब बहुत परेशान लोग हैं, जो आम आदमी हैं, वो भी क्रांति के बाद यही सोचता है कि भाई हमारा नया जीवन होने वाला है। फिर बार बार गर्जन मतलब बार बार गर्जना कर रहे और वर्षण है मूसलाधार, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है एक लगातार। हृदय थाम लेता संसार सुन सुन गौर व्रज हुकार। और जब इस तरह की क्रांति होती है तो संसार भी अपने हृदय को थाम लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वर्ज रूपी गर्जना मतलब ऐसे जोरों की आवाज के साथ वो अपनी हुकार भरते कि भाई अब तो हम क्रांति करके ही
मानेंगे। असनी पास से शापित उन्नत सत्वित, मतलब आशाओं के श्राप से जो टूटा फूटा शरीर वाले वीर है। शत विक्षत हत अचल शरीर, गगन ईश्वर पर धीरा, जो गगन को छूने, मतलब ये जो पूंजीपति लोग हैं जिनके अंदर अशांति भरी हुई है, जो हर समय मतलब कुछ न कुछ पाने ही रहते, अपने आप को ऐसा लग रहा है कि बहुत ऊंचे गगन को छू लिया है, वो लोग मतलब छत विचत होते हैं। हंसते हैं छोटे पौधे, लघु भार शस्य अपार, और जब ये गर्जना होती है तो छोटे छोटे पौधे वो अपनी हरियाली लिए हुए हंसते हैं। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव, रव से छोटे ही शोभा पाते, और फिर बार बार उस क्रांति को बुलाते कि भाई हमें आजाद करो, हम परेशान हैं। अटालिका नहीं रे आतंक भवन है, मतलब ये यहाँ पे कोई अच्छी चीजें नहीं है, भवन नहीं है, ये तो आतंक का भवन है। यहाँ तो आतंकवादी लोग रहते हैं, मतलब पूंजीपति लोग, क्योंकि वो सदा ही छोटे लोगों पर धाक जमाते रहते, उनको परेशान करते रहते। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव, सदा ही ऐसे लोगों के साथ ही मतलब क्रांति होती है। शूद्र प्रफुल्ल जल से सदा चलकता नीर, मतलब जैसे कीचड़ के अंदर कमल खिलता है और उसकी कमल के पत्तों से पानी हमेशा ही रिश्ता रहता है, ऐसे ही छोटे छोटे लोगों से ये संसार मतलब विद्यमान है। रोग शौक में भी हंसता है शेषव का सुख कुमार, रुद्ध को शुद्ध दोष, मतलब भले ही कितना ही दुखी हो फिर भी ये लोग हमेशा ही क्या करते हैं, हंसते रहते, खुश रहते हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल, मतलब भले ही उनके वो कितने ही महान है, लेकिन जब क्रांति का आगाज होता है तो वो लोग भी कांपने लगते हैं कि भाई अब क्या होगा, अब हमारे साथ क्या होगा। त्रस्त नयन मुख ढाप रहे, और ये बहुत दुखी नयन है, वो भी देख रहे बार बार। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये जो किसान के लिए बोला गया है कि उसका पूरा शरीर जीर्ण हो चुका है, उसका उस मतलब वो अधीर होकर मतलब बहुत व्याकुल होकर तुझे बुलाता है। ए विप्लव के वीर, मतलब ए क्रांति के वीर, चूस लिया है उसका सार। और उन लोगों ने जो पूंजीपति लोग हैं उन्होंने किसान लोगों का पूरा सार ही सूस लिया है। ये सब खाली अभी एक हांड मात्र, मतलब उसका नॉर्मल शरीर बचा है। ये जीवन के पारावार और उनके जीवन को देने वाले हैं बादल रूपी विप्लव। आओ और एक बड़ी सी क्रांति करो ताकि उनको मतलब सब उनकी सुविधा उनको मिल सके। तो आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। मतलब बादल के माध्यम से उन्होंने पूंजीपति लोगों के ऊपर व्यंग्य किया है, जो वो लोग हमेशा छोटे लोगों को सताते रहते हैं, तो उसके लिए बादल रूपी गर्जना भरकर उनके लिए क्रांति की गई है छोटे लोगों ने। और क्रांति के बाद उनको विश्वास है कि उनका नया दिन आएगा, उनके जीवन में भी नया सब कुछ होगा। जैसे बादल के आने के बाद छोटा पौधा जमीन में से मुंह निकाल के रखता है कि हाँ भाई अब उसे पानी मिलेगा तो उसको भी नया जीवन मिलेगा, वो भी बड़ा होगा। ऐसे ही हमारे मतलब जब क्रांति होगी तो छोटे लोग भी ऊपर उठते हैं। तो ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। इसके आपको हिंदी अनुवाद समझना है, इसके अभ्यास प्रश्न है, व्याख्या आपको आती है किस तरीके से करनी है, इसकी शब्द छवि है, को देख लेना एक बार। ठीक है, थैंक यू क्लास।